देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी थी कि आई कलर इनहेरिटेंस द फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, हमने बात की थी। इसमें बताया ये था कि भाई जो है इस ड्रोसोफिला के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। इसके अंदर डबल एक्स होता है फीमेल के लिए और एक्स और वाई होता है किसके लिए, मेल के लिए। तो यहाँ पर एक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई को एक्स के लिए ऐसे और वाई के लिए इस तरीके से टेढ़ा सा क्रोमोसोम का पिक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइट आइड मेल के लिए ये देखिए, जो रेड आइड होता है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू और व्हाइट आइड के लिए स्मॉल डब्ल्यू। क्योंकि व्हाइट आइड म्यूटेंट होता है इसलिए जो है हम स्मॉल डब्ल्यू को लेते हैं और कैपिटल आर जैसे हमेशा लेते आए हैं, कैटॉल के लिए कैपिटल टी, ये सब नहीं लेते। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा था व्हाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल के बीच में हमने क्या करवानी है बेटा, क्रॉस करवानी है। यहाँ पर आप देखिए क्या कहा हमने, व्हाइट आइड मेल, क्या कहा, व्हाइट आइड मेल। व्हाइट आइड मेल की बात अगर हम करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर इसका जो पैटर्न होगा क्रोमोसोम का ये होगा और ये होगा, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होगा भाई, ये होगा आपका स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। और अगर रेड आइड फीमेल की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका रेड आइड है, ये क्रोमोसोम एक हो गया और ये इसका क्या हो गया बेटा, दूसरा क्रोमोसोम हो गया। एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ये ले लिया, ठीक। ये जो जनरेशन हो गई ये कैपिटल पी वाली जनरेशन हो गई, ये पेरेंटल जनरेशन। अब इससे जो गैमीट बनेंगे, आप जानते हैं इससे जो गैमीट बनेंगे वो ये बनेंगे, ये स्मॉल डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम। इससे जो बनेगा आप भी जानते हैं ये गैमीट बनेंगे, ये और ये दो अलग अलग गैमीट बनेंगे इसके, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू और ये कैपिटल डब्ल्यू, ये दो गैमीट बन गए। अब इनका हमने क्या करवाना है बेटा, ये F1 जनरेशन में हमने ये देखा, F1 जनरेशन में ये देखना है कि क्या होगा। F1 जनरेशन में जब आप क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस किसके साथ करेंगे, इसके नीचे हम यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 4 बॉक्स आपको दिख रहा है और ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कौन है, ये है आपका मेल। इधर वाला कौन है, ये आपकी फीमेल है। यानी यहाँ पर ये कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पर भी आपका कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। आप क्रॉस करके आप देख लीजिए, जब आप क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू और बताइए क्या आएगा, ये कैपिटल डब्ल्यू, ये सॉरी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये आ जाएगा। दूसरे वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू और ये वाला क्रोमोसोम आएगा ये, और फिर इधर क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम आएगा। यानी कि इधर पे ये वाली जो कंडीशन हमें दिख रही है, ध्यान से सुनना, ये वाली जो हमारी कंडीशन दिख रही है भाई, ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों ही क्या है, ये फीमेल है कि नहीं है। यहाँ पर दो फीमेल कैसी हो गई हैं, रेड आइड हो गई हैं कि नहीं हो गई, बताओ। यस दो सर। फीमेल रेड आइड हुई, नहीं समझ में आई बात, आ गई। आ गई, दो फीमेल रेड आइड हुई। और यहाँ पर देखो ये कंडीशन देखो और ये वाली कंडीशन देखो, देखिए ये, ठीक। ये क्या होंगी बताइए, वाइट आई वाइट, नहीं यहाँ पर दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, और ये वाइट आइड है, ये और यहाँ पर ये दोनों कैपिटल डब्ल्यू में है ना ये। अच्छा ये अगर देखेंगे तो इसका पैटर्न इसके साथ, इसका पैटर्न इसके साथ। अच्छा रेड आइड फीमेल में हमने दोनों कैपिटल डब्ल्यू लिया था ना, ये दोनों ही कैपिटल डब्ल्यू है ना बेटा, एक स्मॉल नहीं है, सर आप कहाँ पे लिख रहे दोनों हैं? कैपिटल। अब जब कैपिटल डब्ल्यू है तो क्या हो जाएगा, ये और ये, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू में लिखा गलती से कैपिटल डब्ल्यू, तो दोनों केस में व्हाइट नहीं होगा बेटा, रेड होगा ना भाई, कैपिटल डब्ल्यू रेड के लिए है ना,
दोनों मेल जो होंगे वो आपके रेड आइड वाले होंगे, है ना, दोनों मेल आपके रेड आइड वाले होंगे। अब आप देखिए कि F1 जनरेशन में आपको 2 रेड आइड और 2 मेल रेड आई और 2 फीमेल रेड आई वाले मिले। अब यहाँ पर हमने करवा देनी है सेल्फिंग, ठीक है, क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग में क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखिए। सेल्फिंग में होगा ये कि जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई है, ध्यान से देखो इधर, हमने अगर इसकी सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग का मतलब सेम पैटर्न वाले को आपस में मिलाना है, तो हमने लिया इसमें रेड आइड फीमेल, ठीक है, और हमने लिया रेड आइड मेल। तो आप बताइए रेड आइड फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ पर सेल्फिंग अगर हमने करवाई है तो सेल्फिंग में रेड आइड फीमेल का जीनोटाइप क्या है, रेड आइड फीमेल का जीनोटाइप है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका पैटर्न, इसका पैटर्न ऐसा, ये कैपिटल डब्ल्यू है और ये स्मॉल डब्ल्यू है। और रेड आइड मेल में आप जानते हैं कि ये क्या होगा बेटा, ये कैपिटल डब्ल्यू है और साथ में इसका एक क्रोमोसोम है ना, साथ में इसका एक्स क्रोमोसोम है। अब जरा सा इसका अगर सेल्फिंग करवाना है तो पूरे स्क्वायर जल्दी से बना करके देख लो इसको, देख लो इधर, ठीक। एक तरफ कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू हमने इनपुट किया है, दूसरी तरफ आपका एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बना है, स्मॉल डब्ल्यू, और ये आपका है कैपिटल डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम। जल्दी से इसका क्रॉस करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, और फिर कैपिटल डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम, फिर यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, है ना। यस यानी Yes, ये sir. क्या हुआ, ये Red. आपका हुआ रेड आइड, ये क्या हुआ आपका, ये Red भी eyed. आपका रेड आइड, ये आपका क्या है, ये भी आपका रेड आइड है, Red eyed लेकिन है, ये वाइट ये वाला आपका वाइट आइड है। जेंडर लिख लीजिएगा, ये है आपकी फीमेल, फीमेल ये भी हमारी फीमेल फीमेल है, ये रेड आइड मेल मेल है और ये वाइट आइड मेल है। सर अब आप देखिए, अब आप देखिए वाइट आइड मेल जो है आपका F1 में नहीं मिला था। यस सर आप देखिए P1 का मेल वाइट आइड है, P1 का मेल देखिए क्या है, वाइट आइड मेल है कि नहीं है, ध्यान से समझिए। P1 का मेल कैसा, वाइट आइड मेल है। F1 में कोई वाइट आइड मेल मिला है हमें। अब देखिए F1 जनरेशन में 2 मेल रेड आइड के मिले, 2 फीमेल रेड आइड की मिली, लेकिन हमें कहीं भी वाइट आइड मेल F1 जनरेशन में नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या कहा कि वाइट आइड मेल जो पेरेंटल जनरेशन का है उसका कैरेक्टर आप देखिए F1 जनरेशन में कहीं भी नहीं मिल रहा है हमें। F1 जनरेशन में रेड आइड मेल मिल रहे हैं 2, रेड आइड फीमेल मिल रही है 2 हमें, यानी कि 50-50 का रेशो है। लेकिन जैसे ही हमने F1 की सेल्फिंग करवाई तो हमें क्या मिल गया, हमें एक मेंबर हमको व्हाइट आइड मेल मिल गया। क्या मिल गया, व्हाइट आइड मेल। और ये व्हाइट आइड मेल किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए फादर ने एक जनरेशन स्किप कर दी, फादर का कैरेक्टर एक जनरेशन स्किप करके F1 को स्किप करके किसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है आपके F2 में, सॉरी हाँ F1 को छोड़ करके किसमें आ रहा है, F2 में आ रहा है। पेरेंटल जनरेशन से किसमें आया, डायरेक्ट F2 में इसका कैरेक्टर आया। तो ये जो जनरेशन स्किप करना होता है और मेल का कैरेक्टर मेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड होता है, हीमोफीलिया भी इसमें आता है, ठीक। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ इस चीज को, इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे देखो, इधर वन कंडीशन देखो, ये आपका P1 मेल है, यानी कि पेरेंटल जनरेशन का मेल है, और इधर देखिए F1 जनरेशन की फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर आया है क्या? नहीं, F1 जनरेशन का फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर नहीं आया, फीमेल से ये किस में गया? ये मेल में गया है, ठीक है। F2 के मेल में गया है, तो ये भी आपका क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, यानी कि दादा से पोते के अंदर गया, दादा से बाप के अंदर नहीं आया कैरेक्टर। ये समझे बात को? Yes, sir. भाई दादा से बाप में आना चाहिए था, बाप में नहीं गया, बल्कि बाप से किसको गया? पोते को गया। होते हुए ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है, जैसे पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन की फीमेल है, फीमेल से किसको गया? ये F1 जनरेशन के मेल को गया, मेल को। F1 जनरेशन को मेल को गया, फिर उसके बाद फिर ये F2 जनरेशन के फीमेल में ही अपीयर हुआ, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये भी आपका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को का पैटर्न शो कर रहा है, मतलब नानी से नतनी के अंदर आया, नानी से बेटी के अंदर नहीं आया। मतलब जैसे ये मान लो कि ये लड़का जो है, जस्ट मिनट, जैसे इधर देखो ये लड़का है, ये है अरुण, ये अरुण की मम्मा है, ये अरुण के कौन है बताइए? नाना जी। यही तो बना ना। नाना का कैरेक्टर कहाँ पर? मम्मा के अंदर ना आया, बल्कि मम्मा के थ्रू पहुंचा कहाँ पर? अरुण के। दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जल्दी से इसको, जिन लोगों को नहीं आया तो वो लोग बना ले जल्दी से। अच्छा, अब चलो तुम लोग ये बताओ, एक बात मैं पूछने वाला हूँ, फटाफट जल्दी से समझे। कान पे बाल अगर मेल मेंबर के होंगे तो वो ज्यादा उतना बुरा नहीं लगेगा, समझ लो यही चीज जस्ट उल्टी हो गई तो क्या होगा? कचरा हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम वायलिन डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ये बड़े बड़े बाल ऐसे निकले हुए रहते, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं क्या हाइपर ट्राइकोसिस वाला पेशेंट कैसा होता है। देखो हाइपर ट्राइकोसिस वाला बंदा कैसा दिखता है, हाइपर ट्राइकोसिस। ढेर सारे कान के ऊपर ढेर सारे बाल हो जाते हैं, कान पूरे चेहरे पे बाल हो जाते हैं जनरली, ठीक है। ये हाइपर ट्राइकोसिस की कंडीशन से देख लो, ये लॉयन बेबी है, हाइपर ट्राइकोसिस ईयर। देखो ये देख रहे हो कान पे बाल ढेर सारे, ये सब हाइपर ट्राइकोसिस। सबसे बढ़िया वो कान तो इसका, इस आदमी का, देखो इसका कान, देखो
नाक के नीचे के बाल को मूंछ कहते हैं, तो कान के ऊपर के बाल को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। टकूज। मूंछ तो ऑफिस पर होता है। सेल्फी वेल्फी करवा दिया हमने ये। अच्छा, एक होता है अनलिंक्ड जीन, ध्यान देना, अनलिंक्ड जीन के बारे में मैंने बताना है आपको। अनलिंक्ड जीन में क्या होता है? वेयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, डिफरेंट लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और फार अपार्ट इन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन। जैसे एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक दूसरे से सेम क्रोमोसोम पर तो है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों कैसे हैं? अनलिंक्ड हैं। और ये भी देखो, ये वाले क्रोमोसोम, ये वाले क्रोमोसोम बहुत एक दूसरे के पास पास में, तो ये कैसे हो? ये आपके लिंक्ड हुए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें और हम इसकी बात करें, ये सभी के सभी कैसे हैं? अनलिंक्ड। अनलिंक्ड है। शाबाश, इसको कर लो जल्दी, इसको लिख लो जल्दी से और ये डायग्राम बना दो। हो गया लाला? यस सर। शाबाश। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे जबरदस्त बात, और वो बात हमारी है क्या? कोई गेस कर सकता है? म्यूटेशन तो हम आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे अच्छे से। हम लोग पढ़ाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। भाई मटर का पौधा था, उसको तो आसानी से देख लिया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या चेंजेस होते हैं। पेरेंट जनरेशन मिलाया, P1 को मिलाया, मेल फीमेल को मेट कराया, F1 जनरेशन देख लिया जल्दी से। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर को भी हमने देख लिया। अगर ये केस अगर इंसानों के साथ किया जाए, ये केस किसी दूसरे जानवरों के साथ अगर हम ये अप्लाई करें, तो क्या ये पॉसिबल है? F1 जनरेशन तक का वेट करते करते पता ये चला 9 महीने 10 महीने का जो टाइम लगता है नई प्रोजेनी आने में, उतने टाइम में एक्सपेरिमेंट करने वाला ही हो गया तो हाँ, एक्सपेरिमेंट करने वाला ही एक्सपेरिमेंट करने के लायक ना बचा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। एक जनरेशन करीब करीब जो है 20 साल लगती है उसको सेक्सुअली जो है फिट होने में। जैसे 14 साल में तो प्यूबर्टी हो जाती है, 13 साल में आ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हर 13 साल 14 साल का लड़का लड़की की शादी हो जाती है, नहीं होती। 18 का हुआ, 20 का हुआ, 22 का हुआ, 25 का हुआ, इवन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो वो तो बात की बातें हैं। लेकिन अब आप सोचिए, एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, 20 साल की एज को अचीव किया, फिर 20 साल की एज में शादी हुई, जरूरी नहीं है उसकी शादी 20 में 22 में हो रही है, 25 में हो रही है। फिर उसके बाद उसके बच्चे होंगे,
फिर उस बच्चे के अंदर उसके जो है उसके पेरेंटल कैरेक्टर को ढूंढा जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं है और एक्सपेरिमेंटली हम कर भी नहीं सकते। उसके लिए एक बनाया गया पेडिग्री, फैमिली ट्री। क्या बनाया गया? फैमिली ट्री। जैसे हमारे आपके यहाँ जो है पूरे परिवार का पूरा खाका बन करके रखा हुआ होता है। हम लोग, हमारे दादा क्या थे, हमारे परदादा कैसे थे, परदादा के दादा कैसे थे, उनके बाप कैसे थे, कैसे नहीं थे, सबके कैरेक्टर के बारे में लिखा गया। भाई हमारे अब्बा जो थे उनको कौन सी डिसीज थी, हमारे अब्बा के अब्बा जो थे उनको डिसीज कौन सी थी, दादा जो हमारे दादा हैं, दादा के पिताजी जो हैं उनको कौन सी डिसीज थी। तो ये सारी डिसीजेस क्या होती हैं, हिस्ट्री से पता चलता है, एक दूसरे से पूछने से पता चलता है, और फिर उसी के बेसिस पर एक चार्ट बनाया जाता है जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम पेडिग्री चार्ट कहते हैं। जैसे आप किसी पंडित के पास जब कोई चीज लेकर के जाते हैं, वो अपना जो पीढ़ी थी वो 5वीं पीढ़ी में जो इनकी जो एक सर नानी आपकी इनकी आवाज थी, रुक गई थी, पंडित Yes. रुक की गई। बात। हाँ अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे किसी पंडित जी के पास जाइए तो वो क्या करता है, कुंडली मिलाता है। कुंडली तो नक्षत्रों से मिला लिया, उसके बाद फैमिली ट्री को भी देखता है वो, अगर उसके पास है तो, घर के पास है तो देखने का मतलब ये होता है कि ये पिछली जनरेशन में जो 3, 4, 5, 7 जनरेशन तक का जो है, वो 7 जनरेशन लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से दोनों आपस में कहीं से मेल तो नहीं खा रहे हैं। अगर मेल खा रहे होंगे तो कहते हैं ऐसी जगह शादी नहीं करते। ये पुरानी जो है क्या वैदिक परंपरा है। हालांकि अब ऐसी वैदिक परंपरा जो है लोग फॉलो कम ही करते हैं। ठीक है, यहाँ फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप फॉलो कर रहे हैं, पता चला उनका बेटा जो है किसी दूसरी के साथ भग गया, यहाँ लोग फॉलो ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है जनरली। फिर पता चलता है माँ जी ये आपकी बहू है, आशीर्वाद दीजिए। अब वहां पर सारी परंपराएं ऐसे बच्चे के लिए धरी की धरी रह जाती हैं। तो ऐसी चीजें करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो अपना फ्रीडम है, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए फैमिली में किसको क्या क्या था, उसको देखने के लिए हमें पेडिग्री चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेडिग्री चार्ट आप पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। पेडिग्री चार्ट के थ्रू हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से पता कर पाते हैं। 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और एक आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन। किससे डिटरमाइन करता है? अल्टरेशन और म्यूटेशन। इसके अंदर इन अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के अंदर अगर अल्टरेशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है तो आने वाली जो प्रोजेनी का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, और इस टाइप की डिसीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप की डिसीज को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सेम लाइन पर जाएगा। The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis, and most common and prevalent Mendelian disorders are, यहाँ पर जो है जो डिसऑर्डर्स लिए हुए हैं उनके नाम आप याद रखिएगा: हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकीटोनुरिया, थैलीसीमिया। ठीक है, इसका जो याद करने का तरीका है ऐसे करिएगा: एच.सी. वर्मा से ठीक है कंसेप्ट पूरे तैयार करो। क्या हो गया? एच.सी. वर्मा से कंसेप्ट पूरे तैयार करो। H स्टैंड फॉर द हीमोफीलिया, C स्टैंड फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस, S स्टैंड फॉर द सिकल सेल एनीमिया, C स्टैंड फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, P स्टैंड फॉर द फेनाइलकीटोनुरिया एंड T स्टैंड फॉर द थैलीसीमिया। अभी यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया है कि ये जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये आपका डोमिनेंट ट्रेट वाला है या रिसेसिव ट्रेट वाला है, ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इनके पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पढ़ेंगे।
बट आपको ये याद रखना होगा कि ये जो आपको दिख रहे हैं 6 डिसीजेस जो दिख रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकेटोनुरिया और थैलीसीमिया। ठीक है, ये सारी डिसीजेस कौन सी हैं आपकी? ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये डोमिनेंट और रिसेसिव इनमें से कोई भी हो सकता है। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, आज की क्लास को जाने के बाद आप ऐसे चुटकियों में बताओगे कि गिवन पेडिग्री जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। आप आसानी से देख करके समझ जाओगे कि क्या चीजें कैसे। बाय द पेडिग्री एनालिसिस one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive। बिल्कुल सही बात है, ये चीज आज हम लोग करने वाले भी हैं। Similarly, in trait may be also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia। जैसे हमने कहा था ना X-linked recessive है, it is evident that X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to the mole progeny। तो जो X-linked recessive होता है वो किस टाइप का पैटर्न शो करता है? क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है। देखिए क्या कह रहा है, बात यहीं पर निकल करके आती है। इट इज एविडेंट दैट X-linked recessive, क्या कहा इसने कहा X-linked recessive trait shows the transmission from the carrier female, one who carrier cannot be diseased, one who carrier cannot be diseased। याद रखना इस बात को, सलोनी मेरी तरफ ध्यान दो। जो कैरियर होगा वो डिसीज नहीं होगा। कैरियर मतलब कैरी करने वाला, लेके जाने वाला। ठीक है, लेके जाने वाला ही बीमार हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्या है यहाँ पर, क्या है? वन हु कैरियर कैन नॉट बी डिसीज। यहाँ पर हमने कहा X-linked recessive trait है, इस ट्रांसमिशन को शो करेगा कैरियर फीमेल के थ्रू मेल प्रोजेनी को। कैरियर फीमेल के थ्रू किसको? मेल प्रोजेनी को ये करेगा। आ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री शोन इन द 5.14। अपने टीचर से डिस्कशन करिए, ये बात यहाँ पर कह रहा है याद, तो वो तो हम करेंगे ही, उसको कौन छोड़ने वाला। ठीक है, ये आप देखो क्या है, ये बॉक्स है तो मेल, बॉक्स है तो मेल, सर्कल है तो फीमेल। अगर इसको इस तरीके से बना दिया गया तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है ना। ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये है आपके अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, नहीं ये लड़का लड़की नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता इतिहास में ये लड़का था या लड़की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये इस तरीके से बना तो लड़का है। इस सर्कल अगर डॉटेड है मतलब क्या किया इसने किया कुछ नहीं, ये सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसको डॉट कर दिया, ये इसको शेडेड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये अफेक्टेड फीमेल हो गई है ना। ये क्या हो गई? ये अफेक्टेड फीमेल हो गई। और अगर इसको सिर्फ इतना बना के छोड़ देता तो ये आपकी अनअफेक्टेड फीमेल है। और ये अगर बॉक्स को क्या कर दिया, इस बॉक्स को इसने ये जो बॉक्स दे रहे इसको शेडेड कर दिया तो ये अफेक्टेड मेल हो गया, और इसको अगर ऐसे ही बना के छोड़ दिया तो ये अनअफेक्टेड हो गया। ठीक है, अनअफेक्टेड मेल। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो इधर, ये कौन है? ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। इन दोनों के बीच में हम ब्याह करवा दे रहे हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हमने करवा दी शादी। जब शादी करवाना है तो उसके लिए हमने लाइन क्या खींची? उसके लिए लाइन खींची ये वाली, ये लाइन खींच दी, शादी हो गई। और इसी लाइन को हमने अगर डबल कर दिया, अगर हम डबल कर दिए, ये क्या हो सर गया? आपकी कंटिन्यूअस आवाज मेटिंग। रुक गई थी। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। हाँ सर आवाज रुक गई थी अभी आपकी। सर जब आपने डबल लाइन बनाई थी तब रुक गई थी। अच्छा रुक गई, कोई बात नहीं, फिर से हम बोल देंगे। अगर यहाँ सिंगल लाइन है तो शादी हो रही है, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ डबल लाइन अगर हम बनाते हैं तो शादी क्लोजली रिलेशन में हो रही है। कैसे क्लोजली रिलेशन का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? सर मतलब किसी रिलेटेड कजन टाइप थोड़ा रिलेशन मिलता हुआ। अबे जैसे मुस्लिमों में होती है जनरली शादी। हाँ, मौसी के यहाँ बुआ की बिटिया चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि हमारे मामा की बेटियां हैं, अगर हमारी शादी वहां पर होती है तो ये डबल लाइन वाली मैरिज, ये कॉन्सेंगुइनस मीटिंग, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव, ठीक है। जैसे हमारी शादी हमारी बुआ के बच्चों के बेटी के साथ हो जाए तब भी वो हमारी कौन सी मीटिंग होगी? कॉन्सेंगुइनस मीटिंग होगी। इतनी सी बात समझ। तो ये क्लोजली रिलेटेड रिलेशन के बीच में अगर शादियां होती तब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये शादी हुई यहाँ पे, ये शादी हुई यहाँ पे, देखिए ये लड़का है ये लड़की है। इतना अच्छा ना, यहाँ पर कोई जो है रंग भेद नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम लोग बस ऐसे एक डब्बा बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, लड़का लड़की तैयार, बीच में ये गठबंधन कर दिया। सबसे आसान है हमारे यहाँ शादियां। हम लोग बायोलॉजी वाले हर जगह कहीं मल्टीप्लिकेशन करवा के शादी करवा देंगे, कहीं डिवीजन करवा देंगे, कुछ भी करवाएंगे। शादियां हमारे यहाँ कंपलसरी। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म से रिलेट करके जहां पर हम लोग की शादियां के बच्चे नहीं करवाए। हम लोगों ने हर जगह करवाया, कहीं डिवीजन करवा के, कहीं मल्टीप्लिकेशन करवा के, कहीं एंडोजीनियस बडिंग करवा दिया हमने। कि भाई क्या कहा हमने क्या कहा कि भाई ऐसा है, अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, चलो तुम एंडोजीनियस बडिंग करके जेनुअल का फॉर्मेशन करके बैठे रहो, जैसे ही पानी मिलेगा वैसे ही तुम्हारा जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन है? ये भाई पिताजी हैं, ये माता जी हैं। माता पिता तो गठबंधन हुआ ही होगा। ये जो सिंगल लाइन यहाँ पर खींची गई है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेनी को, संतान को रिप्रेजेंट करता है। और फिर यहाँ पर दो जो है डब्बे बना दिए गए, एक सर्कल बना दिया गया, एक क्रॉस डब्बा बना दिया गया। अब ये सर्कल है तो ये जाहिर सी बात है ये बिटिया होगी, फीमेल होगी। और ये कौन होगा भाई साहब? ये मेल होगा, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट की तरह जब हम चलते हैं, ये किधर? ये हमारा लेफ्ट है ना, और ये हमारा राइट है। तो लेफ्ट वाला रिप्रेजेंट करता है पहली संतान को, बड़े वाले बच्चे को, और लेफ्ट के बगल में जो राइट वाला ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा दूसरी संतान को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मतलब अगर हम इसके बगल में चाहे आप एक और बना लेते, चाहे आप यहाँ पर ऐसे बना लेते, चाहे आप ऐसे कर लेते, चाहे आप ऐसे कर लेते, चाहे आप ऐसे कर लेते। तो यहाँ पर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। ज्यादा मत बोलो, योगी जी ने लगा दिया, दो संतान रहेंगे तभी सुविधाएं मिलेंगी, इसीलिए हमने यहाँ पर दो को कंफ्यूज करना है, ठीक है। पहली बेटी है, दूसरा बेटा है यहाँ पे। आज हमको पता चला कि सरकार की तरफ हमें 70 सुविधाएं मिलती हैं, मुझे तो एक भी ना मिली। हमने कहा यार ये सही है, 70 सुविधाएं बढ़ रही है और हम लोग को मिली नहीं आज तक। चलो कोई नहीं। अगर अगर ये मामला अगर ऐसा आ गया, ठीक है, ये देखो ये अगर ऐसा है तो ये ट्विंस है। क्या है ट्विंस? जैसा मेरा सवाल था, पहली संतान के बाद अगर दूसरी बार जुड़वा बच्चे पैदा हो गए तो क्या सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? यस सर, आपने डाल रखा है। है ना? वो मिलेंगी, वो इंटेंशनली नहीं है, मुझे पता है, जानबूझ के कोई नहीं करता। कोई कोई एक जाइगोट को डाई जाइगोटिक कोई नहीं बना देगा, कोई जानबूझ के जो सुपर ओवुलेशन फीमेल के अंदर नहीं करवाएगा कि ढेर सारा ओवर रिलीज हो तो ढेर सारे स्पर्म जाते हैं तो वहां पर मीटिंग हो जाएगी तो डबल जाइगोट बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होती है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख रहे हो, ये माता पिता है और इनके ये दो बच्चे हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा। उसके बाद
इधर देखिए, ये मेल या फीमेल, इन दोनों की शादी के बाद जो बच्चा हुआ है वो क्या हुआ बेटा, ये अफेक्टेड है। ठीक है, अगर ये ऐसे ढेर सारा दिखा दिया गया इस तरीके से तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Clear. अंकुर, इसके क्वेश्चंस बेटा करने पड़ेंगे, अदरवाइज पूरा सिस्टम ऐसे हिल जाता है। Yes, sir. ये समझ लो। अब आते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पेडिग्री, इस पेडिग्री को आप अभी खुद सॉल्व करेंगे। बच्चे ट्रिक्स आप देख लीजिए, मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से Yes, sir. देखिए। द पर्सन और इंडिविजुअल फ्रॉम whom the analysis is made is called the propositus। क्या कहते हैं? प्रोपोजिटस कहते हैं या प्रोबॉन्ड कहते हैं, प्रोबॉन्ड या प्रोपोजिटस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये प्रोपोजिटस हैं, ऊपर वाले ये देखो पेडिग्री में ये और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिटस कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से एनालिसिस शुरू होती है हमारी। क्या है आगे? द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री which showing the inheritance of a particular character is known as the pedigree chart, and this pedigree chart is known as the family tree। This is called the family tree। चमक रहा है कुछ बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Good। ये पलक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में चली गई है क्या? हाँ, Sir. उसका सारा नेटवर्क पढ़ाई के वक्त खराब होता है, वीडियो अपलोड करने में, डांस अपलोड करने में, व्हाट्सएप चलाने में, सब में सब कुछ बराबर चले। सर आपका नेटवर्क बच्चों का भला नहीं चाहता। दादाजी बोले हैं, आशीर्वाद ले लो। चलिए, पेडिग्री एनालिसिस किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, इस चीज को नोट करिएगा और ये बातें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इट ट्रेसिंग द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द फैमिली। ठीक है, ट्रेसिंग द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द फैमिली। दूसरा, ये बताता है नेचर ऑफ कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का नेचर, कैरेक्टर या ट्रेट का जो है वो नेचर क्या है। ऑटोसोमल है, डोमिनेंट, ऑटोसोमल है, रिसेसिव, आपका सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, किस तरीके का कैरेक्टर है, किस तरीके का नेचर है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके बेसिस पर हम ये पता कर पाते हैं कि अगर किसी पर्सन को या किसी फीमेल को या किसी मेल को कोई ऐसी डिसीज है जो कि एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड डिसीज है, तो हम उसकी जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हें ये बीमारी है, अगर तुम शादी के बाद अगर बच्चे चाहते हो तो तुम्हारे होने वाले बच्चे में ये डिसीज हो सकती है, बिकॉज इट इज जेनेटिक। कोई भी डिसीज है, जैसे एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो अगर किसी पर्सन को है, ठीक है, तो हम उसकी जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए जो बच्चा होगा उसके लिए ये खतरे हैं या उसका प्रिकॉशंस क्या है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा। तो ये तीन चीजें हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। पहला तो ये द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द फैमिली, कोई भी कैरेक्टर पहली बार कैसे अपीयर हो रहा है, मतलब कहाँ से अपीयर हो रहा है, ये पता चलता है। दूसरा, उसका कैरेक्टर हम पता कर पाते हैं। तीसरा, जेनेटिक काउंसलिंग रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ द, ये तीन चीजें हम जो है बहुत अच्छे से हेल्पफुली, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है इस तरीके। अब आप देखिए, ये कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए,
देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनिए, तुम्हारे लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। There are 4 different types of inheritance that are considered in a pedigree chart. ये 4 ही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, फर्क में कुछ नहीं मिलेगी। एक आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक सेक्स लिंक्ड डोमिनेंस है, डोमिनेंट, और एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. And I hope it will be finished on tomorrow. ये चैप्टर को फिनिश कर, जितनी भी चीजें हैं आपके लिए होमवर्क ये सर फिर आवाज, रहेगा ना, जितनी डिशेज दी हुई हैं चार्ट आप बना के लाएंगे। सर आवाज अटक गई। ठीक है, चली गई थी अभी। अच्छा फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हमने आपको बताया था ना, एस.सी. वर्मा से कंसेप्ट पूरे तैयार करो, जो बताया था, Yes. ये सारी डिसीज का एक पेडिग्री चार्ट बना करके लाएंगे आप, और हम आपको आगे चीजें पढ़ाएंगे। क्या कहा हमने? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 4 टाइप के जो है आपको पैटर्न पेडिग्री चार्ट में देखने को मिलते हैं। कुछ टिप्स हैं फॉर सॉल्विंग द पेडिग्री प्रॉब्लम। ध्यान से सुन लेना, लिखने की कोशिश अभी मत करना, लिखने के लिए पूरा समय लीजिए। ठीक है, समझे? अरुण चौधरी बाहुबली। भल्लाल देवा, भल्लाल देव। देखिए, इफ अ डिसीज इज एब्सेंट इन पेरेंट, अंडरलाइन करना इस पॉइंट। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर डिसीज जो है एब्सेंट है, किसमें? पेरेंट में एब्सेंट है, बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। कहाँ प्रेजेंट है? चिल्ड्रन में प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? चिल्ड्रन में प्रेजेंट। देन इट इज अ रिसेसिव डिसीज। भूलना नहीं कभी। किसी एक पेरेंट में या दोनों पेरेंट में, जनरली माँ बाप में डिसीज नहीं है लेकिन बच्चे में डिसीज है, तो इसका मतलब ये क्या है? रिसेसिव। ठीक। और दूसरी बात, डोमिनेंट रेट अगर है तो डोमिनेंट रेट नेवर स्किप द जनरेशन। जैसे अभी आपने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कभी भी डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने F1 को स्किप किया है। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। पेरेंट का कैरेक्टर जो व्हाइट आइड मेल था, वो कैरेक्टर कहां पर मिला था? F2 में मिला था, व्हाइट आइड मेल के फॉर्म में। लेकिन जो F1 वाला था, वो F1 वाला पूरा रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल 50-50% का रेशियो मिला था हमें। तो F1 वाला जो जनरेशन है वो स्किप कर गया ना व्हाइट आइड मेल के जरिए। व्हाइट आइड मेल का कैरेक्टर F1 में मिला ही नहीं। कहां पर मिला? वो F2 में मिला। यानी कि वो कैसा? वो रिसेसिव हुआ। तो कभी भी जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो जनरेशन को स्किप नहीं करता। और जब कभी भी when father transfers a disease to his son, अगर पिताजी डिसीज ट्रांसफर करेंगे अपने बेटे को, तो इट इज ऑलवेज ऑटोसोमल। हमेशा कैसा होता है? ऑटोसोमल। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम? Yes, sir. X and Y, X and X, these are the sex chromosomes. Apart from these chromosomes, all the chromosomes are considered as the autosome. यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में, हमारी सेल में,
तो 46 में से 44 जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑटोसोम। वो हमारे ऑटोसोम होते हैं। बाकी के 2 कौन से होते हैं यार? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। वो आपके एक सेक्स हो सकते हैं फीमेल के केस में, एक्स और वाई हो सकते हैं मेल के केस में। ठीक, ये लिख लो जल्दी से। ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको याद रखना 1 2 3 वाले। वो है सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। सर अगर पेरेंट्स में कोई डिसीज नहीं है और बच्चे में हो और उसके बाद सर बच्चे में फिर ठीक हो चुकी है, तो सर मतलब आने वाली जनरेशन में वो होगी या नहीं होगी? अब ये सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों में जो ठीक हुई है उसको फिनोटिपिकली ठीक किया गया है या उसका जीनोटाइप ठीक किया गया है। और जीनोटाइप ठीक किया गया होगा तो आने वाली जनरेशन में नहीं आएगा। अब जैसे मान लो कि एक नाटा आदमी है, उसको लंबाई की दवा खिला करके लंबा कर दिया गया, लेकिन उसका जीनोटाइप नहीं चेंज किया गया, लेकिन तो उसकी जो बच्चा पैदा होगा वो नाटा ही पैदा होगा ना। ये जो आपका सवाल बनता है ना, उसने बताया था जिब्रेलिन वाला है, देखो प्लांट वाले ने बताया था ना एक बार, प्लांट हार्मोन में जिब्रेलिन। Yes, sir. हाँ, मकाने डिसीज जो हुई थी जिब्रेला फ्यूजिकुराई के जरिए, ठीक है सर। पुलिस सीडलिंग डिसीज प्लांट उसमें जो जापान में जो हुआ था, उस साल धान के पौधे हुए लंबे लंबे हुए, सारे किसान खुश, बोले भैया इस बार तो फसल एकदम ताबड़तोड़ होगी। तो क्या हुआ था, खाली लंबा ही होता चला गया, खाली लंबा होता चला गया प्लांट में सारी। वही मैंने कहा ना, इसी तरीके से डिसीजेस भी हैं। आप उसको परमानेंटली जेनेटिक लेवल पर ठीक करते हैं तो अच्छी बात, आपने उसके सिम्टम्स को दबा दिया लेकिन उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं किया, तो आने वाली प्रोजेनी में मिलेगा। ये हो गया, ये स्लाइड हो गई आपकी। Yes, sir. Yes, sir. देखिए काम की बात, चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन